अच्छा बेटा, टॉपिक है, जरा नोट कीजिएगा। टॉपिक का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम। और इसका बेटा ये लेक्चर नंबर 1 है इक्विलिब्रियम का। ठीक है, देखें, सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है कि ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम का वर्ड है, अभी तो इसका मतलब आपको बताऊंगा, लेकिन दिस वर्ड इज एप्लीकेबल टू ओनली रिवर्सिबल रिएक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए यूज होगा। तो दिस टर्म कौन सी केमिकल इक्विलिब्रियम की? दिस टर्म इज एप्लीकेबल फॉर रिवर्सिबल रिएक्शंस। ये टर्म रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए यूज होगी। अच्छा, रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं बेटा? दो तरह के रिएक्शन आप लोगों ने पढ़े होंगे। एक होते हैं इरिवर्सिबल, जो कि बैकवर्ड नहीं जा सकते, जैसा कि एसिड अल्कली रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग अल्कली। लेकिन बाज रिएक्शन होते हैं जो रिवर्सिबल होती हैं, विच प्रोसीड्स इन बोथ डायरेक्शंस, जो दोनों डायरेक्शंस में प्रोसीड करते हैं। और इन रिवर्सिबल रिएक्शन को आप इस डबल हेडेड एरो से शो करते हो। आपने इसकी मशहूर एग्जांपल बेटा हेबर्स प्रोसेस ये पढ़ा होगा। N2 3H2 इट गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। देखें, ये जो डबल हेडेड एरो होता है ना, ये आपको बताता है कि रिएक्शन दोनों साइड पर, मतलब फॉरवर्ड भी जा रहा है, बैकवर्ड भी जा रहा है। तो ऐसे रिएक्शंस जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में एट अ टाइम जा रहे होते हैं, वो होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो पहली बात जो आपको अंडरस्टैंड करनी है कि केमिकल इक्विलिब्रियम का जो वर्ड है, ये आप सिर्फ और सिर्फ यूज करेंगे फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन। अब जरा बेटा हम रिवर्सिबल रिएक्शंस के ऊपर आते हैं और इक्विलिब्रियम का मतलब भी समझते हैं। अच्छा, एक मिसकॉन्सेप्ट सुन लें। मिसकॉन्सेप्ट ये है कि अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि इक्विलिब्रियम का ये मतलब होता है, क्योंकि देखें, जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं ना, वो 100% कंप्लीट तो नहीं होते। मतलब फॉरवर्ड भी जा रहे हैं, बैकवर्ड भी जा रहे हैं, तो वो 100% कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन जो मिसकॉन्सेप्ट है इसमें वो ये, बाज बच्चे ये समझते हैं कि इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि 50% प्रोडक्ट 50% रिएक्टेंट। बेटा ये मतलब हरगिज नहीं होता इक्विलिब्रियम का। दिस इज मिसकॉन्सेप्ट। जो बच्चे ये समझते हैं कि इक्विलिब्रियम का मतलब है कि आपके पास रिएक्शन मिक्सचर में 50% प्रोडक्ट बना हुआ है, 50% रिएक्टेंट है, ये बिल्कुल गलत ये मिसकॉन्सेप्ट है। अब जरा इक्विलिब्रियम का मतलब समझते हैं कि व्हाट इज मीन बाय टर्म इक्विलिब्रियम। बड़ा इसको ऐसे समझ लो कि अभी जब आपने रिएक्शन, बिल्कुल अभी टाइम रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, टाइम 0 है, टी स्टैंड फॉर टाइम। और मैं एज्यूम करता हूं, ये मैं वैल्यू बेटा एज्यूम कर रहा हूं कि ये जो मेरे पास रिएक्टेंट है ना, इसके टोटल मोल्स कितने हैं? 4। सपोज करते हैं 4 मोल्स हैं। व्हेन टाइम 0, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, 0 सेकेंड। और प्रोडक्ट कितना बना हुआ बेटा? 0 मोल्स। लेकिन जब रिएक्शन स्टार्ट होगा, मैं आफ्टर 60 मिनट्स, बेटा 60 मिनट्स के बाद देखिए क्या होता है। जब भी कोई रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट्स यूज होते हैं ना, और प्रोडक्ट्स बनते हैं। जब भी कोई रिएक्शन होगा, रिएक्टेंट्स यूज होंगे और प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो अब अगर मैं 60 मिनट्स के बाद देखूंगा, तो ये 4 मोल्स नहीं होंगे बेटा, ये 4 से कम हो जाएंगे। मैं एज्यूम करता हूं ये हो गए जी 3.1 मोल्स। और प्रोडक्ट कितना बनेगा? ये बनेगा 0.9 मोल्स। प्रोडक्ट इतना बन गया जी। देखो ना, कुछ प्रोडक्ट बना है, रिएक्टेंट कम हुआ। फिर मैंने देखा बेटा आफ्टर 120 मिनट्स के बाद आकर देखा, तो ये बेटा आपके पास रह गया 2.9 मोल्स। 2.9 मोल्स रिएक्टेंट्स रह गए हैं, बच गए। और प्रोडक्ट कितना बना? 1.1 मोल। आफ्टर 180 मिनट्स, मैंने जब 180 मिनट्स के बाद आकर इसको एनालाइज किया, तो मुझे पता चला कि अब भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 2.9 मोल है और अमोनिया 1.1 मोल ही है। अब जरा यहां से सुने, क्या मजीद चेंजिंग आ रही है यहां पर या नहीं आ रही? ये बताएं। मजीद चेंजिंग तो नहीं आ रही ना? अब जी सर। जितना प्रोडक्ट बनना था बन चुका है 1.1 मोल्स, और जितना रिएक्टेंट यूज होना था वो हो चुका है। तो अब मैं ये कहूंगा
कि व्हेन देयर इज, अब मैं आपको जो डेफिनेशन बताने लगा हूं ये सिर्फ इक्विलिब्रियम की है, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन बताने लगा हूं कि when there is no change in concentration of reactants and products, then it is called equilibrium. बेटा देखो, जब प्रोडक्ट भी चेंज ना हो रहा हो, रिएक्टेंट भी चेंज ना हो रहा हो, उस टाइम आप कहते हैं कि रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम. तो when there is no change in the concentration of reactant and product, then reaction is at equilibrium. तब आप कहते हो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है. तो आज के बाद एक मिसकॉन्सेप्ट बेटा आपने ये नहीं रखना ज़हन में कि इक्विलिब्रियम का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि 50% प्रोडक्ट 50% रिएक्टेंट. इक्विलिब्रियम का ये मतलब होता है कि जब आपका प्रोडक्ट भी चेंज ना हो रहा हो, जब आपका रिएक्टेंट भी मजीद यूज ना हो रहा हो, तो समझ जाओ कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ गया है. अब कितने बच्चे ये समझते हैं, कितने बच्चे ये समझते हैं कि रिएक्शन स्टॉप हो गया है? क्या रिएक्शन स्टॉप हो गया? मुझे कोई बच्चा अगर आंसर दे दे, क्या बेटा ये रिएक्शन स्टॉप हो गया या नहीं? नहीं सर। नो नहीं, सर। रिएक्शन बिल्कुल स्टॉप नहीं हुआ बेटा. ये बात भी ध्यान में रखें कि रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ. सर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल रेट ऑफ जी, बैकवर्ड वो मैं भी रिएक्शन. बेटा आपको बताता हूँ. देखो देखो, इसकी एग्जांपल आप ऐसे ही समझ लो, इसकी एग्जांपल इस तरह समझ लो कि पहले आपको एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको बात क्लियर हो. ये बेटा एक क्लासरूम है, ये एक क्लासरूम है जिसमें बेटा ये क्लासरूम है जिसमें 2 डोर्स हैं, ठीक है, और अंदर कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं. स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं. सपोज करते हैं जी 10 स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स हैं 10. अगर 2 स्टूडेंट्स यहां से एंटर होते हैं क्लासरूम में और 2 स्टूडेंट्स यहां से बाहर निकल जाते हैं, तो बताओ अंदर स्टूडेंट्स कितने रहेंगे? अंदर स्टूडेंट्स 10 ही रहेंगे ना, चेंज तो नहीं होंगे क्योंकि यस सर। अच्छा देखिए, अब क्या होगा कि अगर अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं, 2 स्टूडेंट्स क्लासरूम के अंदर आ रहे हैं, तो ये 12 नहीं होंगे क्योंकि 2 बाहर भी जा रहे हैं. और ये काम अगर मुसलसल होता रहेगा ना, तो आप कहेंगे मुसलसल क्लासरूम में बच्चे आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, लेकिन अंदर तादाद सेम है. क्यों? क्योंकि जिस रेट से बच्चे अंदर आ रहे हैं, जिस रेट नंबर से बच्चे अंदर आ रहे हैं, उसी नंबर से बाहर भी जा रहे हैं, तो अंदर तादाद सेम रहेगी. सेम यहां पर भी होता है बेटा. रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर स्टॉप. बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर स्टॉप, ये लाइन लिख लो कहीं पर कि रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी रुकता नहीं है. तो आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई अगर रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी रुकता नहीं है, तो फिर ये प्रोडक्ट क्यों नहीं बन रहा? भाई प्रोडक्ट भी तो बनना चाहिए ना. तो इसका आंसर ये है कि जिस रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होगा, उसी रेट से बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा होगा. जिस तरह एक खास अमाउंट बनने के बाद, एक खास अमाउंट बनने के बाद रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ जाता है. और केमिस्ट्री में हम जब भी इक्विलिब्रियम का वर्ड यूज करते हैं, तो इससे मुराद डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है. डायनामिक इक्विलिब्रियम, बट डायनामिक मीन कि जो चीज कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही है, ठीक है. डायनामिक का मतलब क्या होता है कि स्टिल कॉन्टिन्यूइंग. डायनामिक मीन, मैं सिर्फ इसका मतलब लिखता हूं, डायनामिक कहते हैं स्टिल कॉन्टिन्यूइंग, ठीक है. और इक्विलिब्रियम का जो की वर्ड मैं यूज करूंगा इक्विलिब्रियम के लिए, वो ये होगा कांस्टेंट अमाउंट, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट अगर कांस्टेंट हो जाए तो वो इक्विलिब्रियम. और डायनामिक का मतलब है रिएक्शन तो हो रहा है. तो अब अगर आपसे एग्जामिनर ये कहता है कि डिफाइन द टर्म डायनामिक इक्विलिब्रियम, वैसे इक्विलिब्रियम कहे या डायनामिक इक्विलिब्रियम कहे, मैंने आपको बताया केमिस्ट्री में जब भी इक्विलिब्रियम का वर्ड बोला जाए तो इससे मुराद डायनामिक इक्विलिब्रियम ही होता है. तो डायनामिक इक्विलिब्रियम को आप डिफाइन कैसे करोगे, ये देख लो. अब ये डेफिनेशन बेटा अगर आपसे पूछता है 2 मार्क्स की, अगर तो 1 मार्क की पूछता है ना, फिर तो आपने सिंपल सी डेफिनेशन बतानी है जो आप ओ लेवल से पढ़ते आ रहे हो कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन
इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये नोट्स बेटा मैं आपको क्लास के बाद अभी सेंड भी कर दूंगा, बैकवर्ड रिएक्शन एंड, लेकिन साथ साथ नोट करेंगे बेटा आप। और अगर 2 मार्क्स की डेफिनेशन पूछ रहा है ना बेटा, 2 मार्क्स की, तो आपने आगे भी फिर लिखना है क्या, कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन कांस्टेंट। ये बेटा आपने 2 मार्क्स की डेफिनेशन अगर आएगी तो ये बात लिखोगे कि डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने आपको समझाया कि जब कंसंट्रेशन चेंज ना हो, कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट। डायनामिक का मतलब है स्टिल कंटिन्यूइंग, मतलब रेट फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन से इक्वल रेट से होगा, इसलिए अमाउंट चेंज नहीं हो रही। और एग्जांपल के तौर पर आपको बेटा ये जो क्लासरूम की एग्जांपल दी है ये बेस्ट है समझने के लिए कि क्लासरूम में अगर 10 स्टूडेंट्स हैं, 2 क्लास से बाहर जा रहे हैं, 2 ही क्लास के अंदर आ रहे हैं, तो अंदर तादाद सेम रहेगी, कांस्टेंट अमाउंट। क्यों? क्योंकि रेट दोनों का इक्वल है। अब बेटा आपको मैं एक ग्राफ जरा दिखा दूं, ये ग्राफ इसको आप समझे। सर नीचे से वो दिखाएं। ये बेटा ये ले लें, ये जो हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन है उसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं, और जो बैकवर्ड रिएक्शन है उसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में जा रहे हैं। एग्जैक्टली। जल्दी से बेटा इसको नोट कर लें क्योंकि हमने थोड़ा काम ज्यादा करना है आज। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। ये है डायनामिक इक्विलिब्रियम। अभी मैं आपको इसकी कंडीशन भी बताऊंगा कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर डायनामिक इक्विलिब्रियम, कि डायनामिक इक्विलिब्रियम आपको अचीव कब होगा। सर आप ये नोट्स भेज देंगे ग्रुप में? जी बेटा भेज दूंगा, नोट्स बिल्कुल भेजूंगा, लेकिन आपने साथ साथ लिखना भी है, ठीक है बेटा। अच्छा अच्छा बेटा आप देखें कि ये जो ग्राफ है ये वाला, इसको जरा समझते हैं। यहां से डायनामिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट बेसिकली आपको समझ आएगा। ये रिएक्शन है जी, 2SO2 प्लस O2, इट गिव्स 2SO3। पहले ग्राफ को देखते हैं। y एक्सिस पर कंसंट्रेशन है, मतलब अमाउंट है, और x एक्सिस पर टाइम। आप बेटा ये देखो कि जो SO2 है ना, ये SO2 आ रहा है आपके पास, ये रेड कलर की लाइन SO2 के लिए, ठीक है। और ये जो आपके पास ऑक्सीजन है, इसकी लाइन में ग्रीन से बनाता हूं बेटा। पहले तो ये बताओ, ये जो रिएक्टेंट्स हैं बेटा, ये 0 टाइम पर, अभी जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है, 0 पर ऑक्सीजन इज मैक्सिमम, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन भी है, SO2 की अमाउंट मैक्सिमम। और अमोनिया जरा बेटा देखो, अमोनिया को हम ब्लैक कलर, सॉरी अमोनिया कह रहा हूं, SO3 को मैं इस ब्लू कलर से शो करता हूं, दिस इज SO3। SO3 नीचे है बेटा, ये आपका ऑक्सीजन है, ये आपका SO2 है। ये मुझे बताएं जी, SO2 की अमाउंट O2 से क्यों ज्यादा है इस ग्राफ में, 0 पर, एट टाइम 0। Why SO2 is more than O2? सर ज्यादा मोल्स हैं, एक्सेस सर में रिएक्शन अभी शुरू होना था। आप अगर इस इक्वेशन को देखो जो मैंने नीचे लिखी है, इसमें SO2 और O2 में मोलर रेशो क्या है, 1:2। ऑक्सीजन के मुकाबले में SO2 के मोल डबल है। तो आप इस ग्राफ में भी देख सकते हो कि ये जो ग्रीन कलर है ये ऑक्सीजन के मोल्स हैं, ये जो रेड कलर है ये SO2 के मोल्स हैं। तो SO2 के मोल्स ऑक्सीजन के मोल्स के मुकाबले में डबल है, इसलिए आपको और SO2 की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा नजर आ रही है एज कंपेयर टू O2। और ये बताओ, एट टाइम 0 SO3 की कंसंट्रेशन क्यों 0 है? SO3 ये क्यों भाई? जी अभी बेटा रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ भाई, अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो SO3 आपका 0 है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम गुजरने के साथ साथ आप ये देखो, ये जो ब्लू लाइन है ये बढ़ती जा रही है ना, प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है। और टाइम गुजरने के साथ साथ जो आपका SO2 है बेटा, SO2 क्या ये कम नहीं होता जा रहा? SO2 को देखो जरा, क्या कम हो रहा है या नहीं हो रहा? यस सर, बिल्कुल कम हो रहा है। इसकी क्या रीजन है कि जब भी रिएक्शन बेटा प्रोसीड होता है तो रिएक्टेंट्स ने यूज होना है और प्रोडक्ट्स ने बनना है, और
आप एक स्पेसिफिक टाइम पर देखें, ये जो मैं लाइन अब ड्रॉ करने जा रहा हूं, इसके आगे देखिएगा बेटा, इस ब्लू लाइन से क्या कंसेंट्रेशन मजीद चेंज हो रही है? नो सर, नो सेम। सर, द नहीं, अब देखो ना, अब चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है, क्योंकि डायनामिक इक्विलिब्रियम में मैंने आपको ये बताया था कि व्हेन देयर इज नो चेंज इन द कंसेंट्रेशन, जब कंसेंट्रेशन चेंज ना हो, आप देख सकते हैं बेटा, इसको आप जितना मर्जी लंबा टाइम दे दें, अब ना ऑक्सीजन ने चेंज होना है, ना SO2 ने चेंज होना है, ना SO3 ने चेंज होना है। तो जब कंसेंट्रेशन चेंज ना हो, उस टाइम आप कहते हैं रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ गया है। अब बेटा एक और चीज, ये इक्विलिब्रियम, जिस तरह ये गैसेस है ना, ये गैसेस में रिएक्शन हो रहे हैं। SO2 इज अ गैस, ऑक्सीजन इज अ गैस एंड SO3 इज अ गैस। और ये आपका कंटेनर है, ये कंटेनर क्लोज कंटेनर है, क्लोज। मुझे ये बताओ, ये जो इक्विलिब्रियम आपने अचीव किया है, ये क्लोज कंटेनर में किया है ना। अगर मैं ओपन कंटेनर में ये रिएक्शन करूं, तो क्या ये इक्विलिब्रियम अचीव होगा, या ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी होगा या नहीं होगा इन ओपन नहीं होगा कंटेनर? सर, नहीं होगा। नहीं होगा बेटा। अगर ये कंटेनर ओपन हो जाएगा, अगर बेटा ये कंटेनर मैं ओपन करता हूं, तो ये तो गैसेज हैं, ये तो बाहर चली जाएंगी भाई, ये तो स्टे ही नहीं करेंगी अंदर। तो कहां का इक्विलिब्रियम फिर? तो इसलिए अगर आप ये चाहते हो कि किसी गैसेस वाले रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए, तो उसके लिए आपका जो कंटेनर होगा, दैट मस्ट बी क्लोज, कंटेनर क्लोज होना चाहिए। तो मैं इसको यहाँ एक क्वेश्चन बनाकर लिखता हूँ कि व्हाट आर द कंडीशन फॉर डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये बेटा आप क्वेश्चन लिखेंगे, और ये पास पेपर में आता है क्वेश्चन, व्हाट आर द कंडीशंस, what are the conditions for dynamic equilibrium? पर डायनामिक इक्विलिब्रियम मीन कि आप ऐसा क्या करें कि रिएक्शन में ना जो अमाउंट है वो कांस्टेंट हो जाए, बस वो चेंज ना हो फिर। तो उसके लिए बेटा आप दो कंडीशंस बताओ फिलहाल, दो ही पूछता है। एक, कंटेनर मस्ट बी क्लोज, कंटेनर बेटा एक तो क्लोज होना चाहिए, कंटेनर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर मस्ट बी क्लोज। दूसरा पता है क्या है? जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं, कोई बच्चा बता सकता है ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? अरे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज पता है क्या होती हैं? सुने, देखो, अगर मैं ये चाहता हूं ना कि इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ जाए, तो मुझे ये बताओ अपने ओ लेवल्स के नॉलेज की बेस पर, अगर मैं ये चाहता हूं इसमें इक्विलिब्रियम आ जाए, तो क्या मुझे कंसंट्रेशन चेंज करना होगा या नहीं करना होगा? नहीं करना होगा। नहीं करना होगा। नहीं, अगर मैं ये चाहता हूं इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए, तो क्या मुझे टेम्परेचर चेंज करना चाहिए या कांस्टेंट रखना चाहिए? कांस्टेंट Constant प्रेशर। रखना और अगर मैं ये चाहता हूं कि इसमें इक्विलिब्रियम अचीव रहे, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ना हो, तो क्या मुझे प्रेशर को चेंज करना चाहिए या कांस्टेंट? नहीं, चेंज नहीं करना चाहिए। तो ये है कांस्टेंट। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, मतलब चेंज इन कंसेंट्रेशन, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन टेम्परेचर। मैं आपको हिंट देता हूँ, ओ लेवल्स में याद है बेटा, वो आपसे क्वेश्चन पूछा करता था कि बताएं अगर आप कंसेंट्रेशन चेंज करते हैं तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, अगर आप प्रेशर यस चेंज करते हैं सर। तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा। तो वो जब आप चेंज करते थे ना, तो वो आप उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करते थे। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि ऐसी क्या कंडीशन है जिसमें इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए, ना कि डिस्टर्ब हो। तो इक्विलिब्रियम तब अचीव होगा अगर आप मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को चेंज ना करें। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज मतलब कंसेंट्रेशन, चेंज इन प्रेशर या टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। ये कांस्टेंट रखना है बेटा आपने, तब आपका इक्विलिब्रियम अचीव होगा। ठीक है जी, तो ये दो याद रखिएगा। अब हम आते हैं बेटा नेक्स्ट स्टेप पर कि किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन। जी बेटा। तो लेकिन इसकी जगह माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की जगह ये नहीं कह सकते कि एक स्टैंडर्ड कंडीशंस मस्ट बी मेंटेन्ड? क्या क्या कहें बेटा? सर मैं कह रहा हूँ कि हम इसकी जगह मतलब कि माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की जगह ये नहीं कह सकते कि स्टैंडर्ड कंडीशंस मस्ट बी मेंटेन्ड, या फिर द देखो रिएक्शन। देखो मेरी बात सुनो। स्टैंडर्ड कंडीशन का तो मतलब है 25 डिग्री। क्या हेबर्स प्रोसेस 25 डिग्री पर होता है, 450 पर होता है?
450%। तो फिर वो स्टैंडर्ड कंडीशन तो ना रही। तो इसलिए आपको मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज या मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी पसंद नहीं है तो आप ये कह दो ना कि कंसंट्रेशन शुड बी कांस्टेंट, प्रेशर शुड बी कांस्टेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन। भाई जब रिएक्शन हो रहा होगा ना उस टाइम आपने ना कंसंट्रेशन चेंज करनी है, ना प्रेशर चेंज करना है, ना टेम्परेचर चेंज करना है, क्योंकि इसके चेंज करने से इक्विलिब्रियम चेंज हो जाता है। अच्छा, अब आते हैं जी एक और चीज पर। मुझे ये चीज बता दें कि किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में जब हम ये कहते हैं कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ गया तो इसका क्या मतलब होता है कि अब रिएक्शन मिक्सचर में आपके पास क्या सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट है या रिएक्टेंट्स भी हैं, ये बता दें। तो दोनों होंगे। यस, दोनों होते हैं। ये ग्राफ आपको बता रहा है भाई, ये ग्राफ आपको बता रहा है कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ जाता है तो उसमें सब चीजें होती हैं, मतलब रिएक्टेंट्स भी होंगे और प्रोडक्ट्स भी होंगे, सारी चीजें उसमें होंगी। जो आपके इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है ना वो जब हो जाते हैं क्योंकि वो कंप्लीट होते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शंस आर कंप्लीट रिएक्शन, लेकिन जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ये इनकम्प्लीट रिएक्शन होते हैं भाई, ये कभी भी कंप्लीट नहीं होते। क्यों? फॉरवर्ड जा रहे हैं, बैकवर्ड भी जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिवर्सिबल रिएक्शन में आपके पास प्रोडक्ट्स तो होंगे ही होंगे, साथ में रिएक्टेंट्स भी होंगे। ठीक है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में आपके पास प्रोडक्ट के साथ साथ रिएक्टेंट्स भी होते हैं, ये बात ध्यान में रखनी है। अब आ जाए बेटा नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, हाउ टू राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हेडिंग दें, ये नई चीज है आपके लिए बिल्कुल। हाउ टू राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हाउ टू राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हम के सी से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखें बेटा, हम जब भी इक्विलिब्रियम का वर्ड यूज करेंगे तो उससे मुराद रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, ये बात भूलनी नहीं है। तो मतलब ये हम रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए पढ़ेंगे। और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये बात वैसे मैं आगे जाकर आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन एक लाइन सुन लें। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम होमोजेनियस इक्विलिब्रिया के लिए लिखते हैं। Kc is written for homogeneous equilibria। ये आपको एंड में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अगर आप इस लाइन को लिख लें तो ज्यादा अच्छी बात है कि we write the Kc for homogeneous equilibria। homogeneous equilibria का बेटा ये मतलब होता है कि all substances involved in the same phase, मतलब सारा जो है आपके पास या सॉल्यूशन की फॉर्म में है या सारा आपके पास गैसियस फॉर्म में है। इसकी मैंने आपको बताया, डिटेल आगे जाके बताऊंगा। ठीक है, सर आप अभी लास्ट सिर्फ पॉइंट रिपीट कर सकते हैं? जी बेटा, आप ये लास्ट पॉइंट रिपीट कर दें केसी के बारे में। मैं लिख देता हूँ बेटा। ये एक नोट है, इस नोट को बेटा हम आगे जाके डिटेल में देखेंगे। वी राइट द केसी एक्सप्रेशन फॉर होमोजेनियस इक्विलिब्रिया। होमोजेनियस इक्विलिब्रिया क्या होता है या होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, ये देखें। क्योंकि ये मिक्सचर होते हैं ना बेटा, जब भी आपका रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, आपका रिवर्सिबल रिएक्शन इज ऑलवेज मिक्सचर। देखो ना, उसमें अमोनिया भी होगा, उसमें हाइड्रोजन भी होगा, उसमें नाइट्रोजन भी होगा, तो है तो ये मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर ये होता है ऑल द सब्सटेंस, जिसमें ऑल सब्सटेंसेस इन्वॉल्व आर इन सेम फेज। मैं आसानी के लिए स्टेट लिख देता हूं, लेकिन वैसे फेज और स्टेट में थोड़ा सा फर्क होता है जो आपको भी जानना नहीं है बेटा। A2 में आपको जाकर बता देंगे, अभी जरूरत नहीं है। तो ऑल दी सब्सटेंसेस इन्वॉल्व आर इन द सेम स्टेट। अगर सेम स्टेट में होगी ना, उसके लिए आप केसी लिखेंगे। अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं बेटा, ताकि होमोजेनियस चलें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको मिल जाए। ये जी बेटा बताएं, इस रिएक्शन मिक्सचर में क्या तमाम सब्सटेंसेस की सेम फेज है या सेम स्टेट है या नहीं है? सेम है सर। इसको बोलते हैं होमोजेनियस Yes. मिक्सचर। इसको क्या बोलते हैं? होमोजेनियस होमोजेनियस मिक्सचर। दिस इज होमोजेनियस मिक्सचर।
और जब भी कोई होमोजेनियस मिक्सचर होगा ना जिसमें सेम स्टेट या सेम फेज होगी, उसके लिए यू कैन राइट द केसी, आप केसी लिख सकते हैं। और अगर बेटा इस तरह आ रहा हो, अच्छा आप केसी में क्या नहीं लिख सकते, आपके ज़हन में ये आ रहा होगा फिर हम क्या नहीं लिख सकते, तो एक सिंगल लाइन आंसर, अगर आपके इक्वेशन में आपके जो रिएक्शन हो रहा है उसमें कहीं पर सॉलिड बन रहा है, क्या बन रहा है, सॉलिड, तो उस सॉलिड को आप केसी में नहीं लिखेंगे। तो अभी बस आप बेटा यहीं तक इसको काफी समझे, आगे मैं कुछ कराऊंगा तो आपको समझ आएगी, ज़बानी बातें समझ नहीं आएंगी। सर इसको अब हम होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे या फिर होमोजेनियस रिएक्शन कहेंगे? मिक्सचर कहते हैं भाई, रिएक्शन तो है ही, लेकिन दिस रिएक्शन इज अ मिक्सचर, दिस रिएक्शन इज अ मिक्सचर। क्यों? क्योंकि इसमें डिफरेंट रेशियो से बेटा चीजें मिक्स हैं, अमोनिया, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, तीनों चीजें प्रेजेंट है ना इसमें। मिक्सचर को आप सेपरेट कर सकते हो या नहीं कर सकते, बताओ? यस सर, कर सकते हैं। फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो ना, तो हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, अमोनिया को सेपरेट कर सकता हूं मैं, हाइड्रोजन को कर सकता हूं, नाइट्रोजन को कर सकता हूं, दिस इज मिक्सचर। है तो ये रिएक्शन, लेकिन ये रिएक्शन मिक्सचर है। अच्छा बेटा आप जरा देखते हैं ना ये लिखते कैसे हैं केसी। मैं एक सिंपल सी इक्वेशन यहां लिखता हूं। इक्वेशन है PCl5, ये डिकम्पोज हो रहा है इनटू PCl3 और Cl2 में। मैंने जी इसके लिए केसी लिखना है, केसी। पहले तो बात केसी से बनता क्या है। केसी वैसे मैंने आपको बताया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केसी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। लेकिन मैं बच्चों को आसानी के लिए ये बताता हूं बेटा कि इसको अगर आप ऐसे पढ़ लो, ये कांस्टेंट है, ठीक है, इसको अगर आप ऐसे देख लो, C स्टैंड्स फॉर कंसेंट्रेशन, C स्टैंड्स फॉर कंसेंट्रेशन और K स्टैंड फॉर कांस्टेंट। अब मुझे ये बताओ कि क्या जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ जाता है, जब कोई रिएक्शन बेटा इक्विलिब्रियम पर आता है, तो क्या उसमें कंसेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है या नहीं हो जाती है, ये बता दो। कांस्टेंट हो जाती है सर। कांस्टेंट हो जाती है। तो हम असल में केसी लिखते ही तब है जब कंसेंट्रेशन कांस्टेंट होती है। तो केसी कैसे लिखा जाता है किसी भी रिएक्शन के लिए? केसी लिखने का तरीका यह है कि इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है वो आप ऊपर रखेंगे, राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन डिवाइडेड बाय जो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है उसको नीचे रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। इस तरह केसी लिखेंगे। अच्छा इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या हैं? ये बेटा डिजाइनिंग के लिए नहीं डाली मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स। इन स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब सुन लो। स्क्वायर ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट the concentration in mole per cubic decimeter। बेटा देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आपको कंसंट्रेशन बताती है। कंसंट्रेशन क्या होता है कि कितने मोल्स एक क्यूबिक डेसीमीटर में प्रेजेंट है। एक क्यूबिक डेसीमीटर होता है 1 लीटर, कि 1 लीटर वॉल्यूम में कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, दैट इज द कंसंट्रेशन। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आपको कंसंट्रेशन बताएंगे। अब बेटा इसके लिए केसी लिखते हैं जी, ये जो ऊपर इक्वेशन लिखी है ना केसी लिखते हैं, ये केसी इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा जी, राइट हैंड साइड ऊपर आएगी, राइट हैंड साइड में दो चीजें आ रही, PCl3 एंड Cl2। ये स्क्वायर ब्रैकेट को बोलना है आपने कंसंट्रेशन ऑफ PCl3। अच्छा ये बात याद रखें, केसी के एक्सप्रेशन में ना सब चीजें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। मतलब PCl3 को मल्टीप्लाई करना है आपने, इसकी वैल्यू को जो भी होगी मल्टीप्लाई करना है कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन। कोई बच्चा ये गलती ना करे बेटा कि कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 लिखा है और प्लस का साइन कोई बच्चा ना डाले, भाई प्लस नहीं होते कभी भी। केसी के अंदर, केसी के एक्सप्रेशन में आपने जब भी राइट हैंड साइड को और लेफ्ट हैंड साइड को लिखना होगा तो वो सब मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। तो PCl3 टाइम्स Cl2 डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है, PCl5, तो कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। अब एक और चीज, जब भी केसी लिखना है तो जो बेटा यहाँ कॉफिशिएंट होंगे ना, कॉफिशिएंट क्या है जी, कॉफिशिएंट 1 1 है फिलहाल तो ये कॉफिशिएंट बनते हैं पावर्स, ये कॉफिशिएंट पावर्स बनेंगे। तो PCl3 के पीछे कॉफिशिएंट कितना है, 1, तो 1 पावर बनेगा।
क्लोरीन के पीछे कॉफिशिएंट क्या है 1, तो 1 पावर बनेगा। PCl5 के पीछे कॉफिशिएंट क्या है 1, तो 1 पावर बनेगा। क्योंकि आपको पता है 1 लिखने के फायदा नहीं है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ मेंशन नहीं कर रहे। लेकिन अगर कोई और इक्वेशन जो मैं भी आपको करवाऊंगा, उसमें जो भी पीछे कॉफिशिएंट लिखे होंगे ना, वो आपने पावर बनाना। तो केसी लिखने के लिए 2 चीजें याद रखनी। केसी जब भी आपने किसी इक्वेशन का लिखना है, राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन ऊपर, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन नीचे। दूसरी चीज जो याद रखने वाली है कि जितने भी प्रोडक्ट्स और जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। तीसरी चीज, जो पावर्स होंगी, पावर्स जो कंसेंट्रेशंस होंगी या मोल्स होंगे, वो केसी के एक्सप्रेशन में पावर में जाएंगे। अब जरा यूनिट भी देखते हैं बेटा, इसकी कोई यूनिट भी है या नहीं है? यूनिट कैसे निकालते हैं सुनो बेटा। ऊपर कितनी स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं? 2। देखो ना, ये 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, तो ईच स्क्वायर ब्रैकेट मींस मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर ना। तो ऊपर 2 दफा स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, तो मैं 2 दफा मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर लिखता हूं। और नीचे बेटा 1 दफा स्क्वायर ब्रैकेट है, तो मैं 1 दफा मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर लिखता हूं। अब आप देखेंगे कि नेट क्या कैंसिल हो रहा है, 1 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो भी मैं आंसर निकालूंगा ना आगे जाकर, तो यूनिट ये बनेगी भाई, केसी की यूनिट ये बनेगी। अभी 1-2 एग्जांपल बेटा और कराऊंगा ना, आपके माइंड में काफी क्वेश्चन होंगे, सिर्फ थोड़ा सा वेट कर ले, 1-2 एग्जांपल्स और करेंगे, क्लियर हो जाए। तो केसी की यूनिट ये आ रही है। एक्सप्रेशन लिखने का ये तरीका है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। 1 मार्क होता है बेटा एक्सप्रेशन लिखने का, 1 मार्क होता है यूनिट लिखने का। एक और एग्जांपल करवाता हूं ना, जरा मजीद क्लियर होगा। एग्जांपल है जी हमारे पास SO2 + O2 it gives SO3। फिर आपको ये भी बताऊंगा ये लिखने का फायदा क्या होता है, हमें क्या फायदा देता है केसी, ये भी बताऊंगा। पहले तो केसी लिखेंगे, आपको इस तरह क्वेश्चन देगा कि राइट केसी एक्सप्रेशन, ये क्वेश्चन है, एंड इट्स यूनिट, और इसकी यूनिट भी लिखें। तो अब केसी एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे सुने। केसी इज इक्वल टू, मैंने आपसे कहा था राइट हैंड साइड ऊपर आएगी, दिस इज द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। तो कंसेंट्रेशन ऑफ SO3 स्क्वायर ब्रैकेट कंसेंट्रेशन को बता रही है, और जो मोल्स होंगे वो पावर बनेंगे। 2 मोल ऑफ SO3, तो 2 पावर बन गया, डिवाइडेड बाय, फिर है बेटा SO2 और O2 डिवाइडेड, मैंने कहा था KC इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में SO2 आ रहा है, तो कंसेंट्रेशन ऑफ SO2, जो बेटा यहाँ पावर होगी ना, जो मोल्स होंगे वो पावर बनेंगे, इनटू टाइम्स, ये मल्टीप्लाई होगा भाई O2, और जो यहाँ मोल्स होंगे बेटा वो पावर बनेंगे 1। तो ये देखो, ये आपके पास केसी का एक्सप्रेशन बना है। बस ये याद रखो कि यहाँ जो कॉफिशिएंट होगा उसको आपने पावर बनाना है। अब इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे बेटा, यूनिट्स कैसे निकालते हैं फिर सुने। स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब होता है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है। वैसे तो अब जुबानी भी, मैं आपको पहले जुबानी मेथड बताता हूँ। ऊपर देखो स्क्वायर ब्रैकेट्स कितनी दफा है, मुझे सिर्फ आंसर दे दो, स्क्वायर ब्रैकेट्स ऊपर कितनी दफा है? ऊपर 1 स्क्वायर है भाई, स्क्वायर सर, वो 2 2 कुछ 2 है। तो ये 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स नीचे, ये इन 2 स्क्वायर ब्रैकेट से कैंसिल, 1 स्क्वायर ब्रैकेट बची हुई। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो ये जब आप इसको नीचे से ऊपर लेकर आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, मोल -1 DM + 3, इस तरह से DM क्यूब मोल नेगेटिव 1। अब हाँ, लेकिन आप इसको दूसरे तरीके से कर लो, अगर ये आपको मुश्किल लग रहा है जुबानी। ये देखो थोड़ा सा डिटेल में अगर करना है आपने, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स ऊपर 2 दफा है ना, ये स्क्वायर लिया हुआ है, तो मैं 2 दफा लिख दूंगा मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर और मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। नीचे स्क्वायर ब्रैकेट्स टोटल 3 दफा है भाई, तो मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर और मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, 1 दफा बच गया। ये जब ऊपर जाएगा बेटा, ये बन जाएगा मोल -1 पर मोल DM + 3, दिस इज द यूनिट, ये आपकी यूनिट है। अच्छा बेटा, अब आपको जरा केसी का मतलब भी समझाता हूँ ना, केसी का फायदा क्या है। देखो आपको मैंने ये बताया कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस वो कभी भी कंप्लीट नहीं होते। रिवर्सिबल रिएक्शंस, आपके पास एक मिक्सचर होता है जिसमें आपके पास प्रोडक्ट्स भी होगा और रिएक्टेंट्स भी होंगे। अगर आप ये जानना चाहते हो ना कि इस रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट्स कितने बने
और ये जानना चाहते हो कि इस रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स कितने बच गए, तो आपको केसी से हेल्प लेनी पड़ी। देखो केसी, आपको ये बताओ केसी में और इस प्रोडक्ट में क्या रिलेशन है बेटा, जरा मुझे बताइएगा। केसी में और प्रोडक्ट में डायरेक्टली रिलेशन प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर किसी रिएक्शन मिक्सचर में SO3 ज्यादा बनेगा ना बेटा, SO3 ज्यादा बनेगा तो KC की वैल्यू भी बिगर होगी। और अगर किसी रिएक्शन में SO3 कम बनेगा तो KC की वैल्यू भी कम होगी। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि अगर KC की वैल्यू सपोज करते हैं किसी रिएक्शन में 1 आ जाए, 1, इसका क्या मतलब होगा? 1 कब आएगा? इक्विलिब्रियम। नहीं भाई, इक्विलिब्रियम नहीं नहीं नहीं, ये राइट कब, हैंड एक साइड और मिनट, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल फिर होंगे। वो जब वो ये कंप्लीट जी सर इक्विलिब्रियम की दोनों किसने बात इक्वल की होंगे, है? लेफ्ट और राइट दोनों नहीं इक्वल नहीं होंगे। नहीं नहीं, एक मिनट, ये जब मैंने कहा कि 1 इक्विलिब्रियम की किसने बात की है बेटा? इक्विलिब्रियम तो मैंने आपको स्टार्ट में ये बात बताई है कि मिसकॉन्सेप्ट है, जो बच्चे ये समझते हैं कि 50-50%। इक्विलिब्रियम तो आपके पास उस वक्त आता है जब मजीद प्रोडक्ट नहीं बन रहा होता है, मजीद रिएक्टेंट चेंज नहीं हो रहा होता, उस टाइम इक्विलिब्रियम आ जाता है, बस जब नो चेंज इन कंसंट्रेशन। लेकिन मैं कह रहा हूं कि समटाइम्स आपके पास ऐसा इक्विलिब्रियम भी आता है जिसमें KC1 होता है, तो KC1 उस वक्त होगा जब आपके पास 50-50% बना होगा। ऐसी है बेटा, 50% प्रोडक्ट 50% रिएक्टेंट, तो यस वो सर। दोनों को आप डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि 1 ही आएगा तो इक्विलिब्रियम है, नहीं भाई, 1 ही आना इक्विलिब्रियम नहीं है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सम टाइम जो आपका इक्विलिब्रियम है उसमें आपका आंसर 1 आ जाए। लेकिन अब हम इसमें एक बात लिखते हैं बेटा, वो ये कि इफ द वैल्यू ऑफ, और आप मुझे बताएंगे कि आप इस बात से एग्री कर रहे हो, इफ द वैल्यू ऑफ KC is bigger than 1, it means reaction mixture contains more product। बताएं जी, इस बात से एग्री करते हैं? जी। देखो अगर आपके पास Yes, KC की sir. वैल्यू ज्यादा आ रही है ना 1 से, 1 तो उस वक्त आएगा ना, 1 तो उस वक्त आएगा अगर ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम अमाउंट है। लेकिन 1 से बिगर वैल्यू कब आएगी? अगर जब ऊपर ऊपर की बिगर वैल्यू वैल्यू हो, बढ़ नीचे स्मॉलर हो, तब आपके पास 1 से बिगर आएगी। तो अगर बेटा आपके पास KC की वैल्यू 1 से बिगर है तो समझ जाएं आपके रिएक्शन मिक्सर में मोर प्रोडक्ट देन रिएक्टेंट। बेटा एक क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चन हमने करने, फिर क्लास हम एंड करेंगे। जी बेटा। ये जो KC का जो क्वेश्चन में पूछेगा राइट डाउन द एक्सप्रेशन एंड यूनिट फॉर इट, तो एक्सप्रेशन यही होगा कि KC इक्वल्स टू ब्रैकेट SO3 स्क्वायर हाँ ओवर हाँ हाँ हाँ, इसको ब्रैकेट आइंदा नहीं बोलना है, इसको बोलना है कंसंट्रेशन। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। कंसंट्रेशन बिल्कुल इस तरह का जब बेटा मैं हमारे आपको दिखा। ब्रैकेट के अंदर जो भी हमने लिखा हुआ है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता KC के ऊपर। बेटा मुझे मनाल आपकी बात नहीं समझ आई। सर हमारे जो ब्रैकेट्स के अंदर, इस तरह SO3 है या वो तो SO2 है, डिपेंड करता है ना बेटा, आपने रिएक्टेंट्स कौन से लिखे हैं, वो तो जो रिएक्टेंट होंगे वही लिखने हैं आपने, जो तो बस रिएक्टेंट्स होंगे ओवरऑल वो पावर लिखेंगे। जो है उसके मोल्स से हमें फर्क पड़ता है, लेकिन वो इटसेल्फ क्या है उससे फर्क कोई नहीं पड़ता कंपाउंड से। नहीं 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 नहीं, मैं आपको 1-2 एग्जांपल्स कराता हूँ, अगर मुझे यहाँ नजर आ गई फिर मैंने आपको क्वेश्चंस पर। तब निकालते हैं जब हमारे पास इक्विलिब्रियम पे आ जाए रिएक्शन। बिल्कुल बेटा, केसी का मतलब ही क्या है? केसी का मैंने क्या मतलब बताया बेटा? कंसंट्रेशन कांस्टेंट। जब कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी देन यू विल राइट केसी और फिर आप उसका आंसर निकालोगे। तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट कब होगी? जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आएगा। तो बेटा एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से आप लोग बेटा। निकालने को कहेगा कौन में? जी बेटा वैल्यूज देगा ना बेटा, बिल्कुल कहेगा, यही तो क्वेश्चन है, बिल्कुल कहेगा बेटा। मैं आपको वही करा रहा हूँ, जरा क्वेश्चन लिखे, शाबाश सब बच्चे। ये आपके पास बेटा एक रिएक्शन है जो इक्विलिब्रियम पर आ चुका है, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन में, व्हेन, मेरा क्वेश्चन साथ साथ लिखेंगे, व्हेन इक्विलिब्रियम had been established, when equilibrium had been established, the mixture was found to contain। बेटा जब इक्विलिब्रियम आ गया ना तो उसने देखा कि कंसंट्रेशन क्या क्या है। हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन आ रही है वो आ रही थी 2.484 टाइम्स 10⁻⁻3। अच्छा, आयोडीन की जो कंसंट्रेशन आ रही है, बेटा ये स्क्वायर ब्रैकेट लिखने का ना फायदा क्या होता है,
आपको इतना लंबा लिखना नहीं पड़ता कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन वर्डिंग में। स्क्वायर ब्रैकेट का ये मतलब होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, तो इसलिए देखो वर्डिंग में नहीं लिखना पड़ रहा। इस तरह मैंने I2 के इर्द गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट डाली है, इसको पढ़ेंगे कैसे? कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन, ये आ रहा है 2.514 टाइम्स 10⁻³ मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, और concentration of HI is equal to 1.695 टाइम्स 10⁻²। कैलकुलेट सर केसी। ये जो कंसंट्रेशन है हमें हमेशा सवाल में दे चुके हुए होते हैं। बेटा अभी तो ये पहला क्वेश्चन है, उसने तीनों की दे दी है। अभी आगे आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें वो एक की कंसंट्रेशन देगा, बाकियों की आपने बतानी है, और फिर आगे आगे जब मजीद मुश्किल करेंगे किसी की भी कंसंट्रेशन नहीं बताएगा। तो आगे भी चलते हैं बेटा, लेकिन पहले ये आसान वाला क्वेश्चन एक करें। कैलकुलेट केसी। बेटा पहला काम आप केसी का एक्सप्रेशन, और दूसरा काम यूनिट भी जरा बताइएगा, ठीक है? जब आंसर निकालेंगे यूनिट भी लिखनी है, बताइएगा इसकी कोई यूनिट होगी भी या नहीं होगी। सर नहीं होगी, यूनिट कैंसिल हो यूनिट जाएगी, नहीं होगी ऊपर सर। भी दो शाबाश। नीचे भी दो। शाबाश। जब सर भी ये, इसको यहां से भी चेक कर सकते हो बेटा इक्वेशन से, आप देखो कि आपके पास इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हैं। जब भी यू हैव इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड ऑन द प्रोडक्ट साइड, जब भी आपके पास इक्वल नंबर ऑफ मोल होंगे देन नो यूनिट, फिर यूनिट नहीं होगी बेटा। फिर अभी 46 आप चेक आंसर कर आ रहा लीजिए है। बेटा। मैं इसका केसी लिखता हूँ। केसी पहले, केसी कैसे लिखेंगे? राइट हैंड साइड ऊपर, तो कंसंट्रेशन ऑफ HI और इसका स्क्वायर, ठीक है ना? पावर जो मोल होंगे वो स्क्वायर में जाएंगे, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2 इनटू, बेटा ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, रिएक्टेंट्स दो है ना, मल्टीप्लाई होंगे, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन, और यहाँ 1 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं। अब बेटा आपने इनकी वैल्यूज डालनी है इसमें। केसी इज इक्वल टू HI की क्या वैल्यू है बेटा? ये इसका स्क्वायर भी लेना है, फिर 1.695 टाइम्स 10⁻² का होल स्क्वायर। सर ठीक है ना आंसर बेटा? 46 आ रहा है। जी बेटा। अच्छा, जब आप ये वैल्यूज पुट कर देंगे ना, फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट ना डाल, फिर इस तरह के ब्रैकेट डालते हैं, ठीक है? ये आपने वैल्यू डाल दी, डिवाइडेड बाय H2 की क्या वैल्यू आ रही है बेटा? H2 की 2.484 2.484 into 10⁻³ -3 इनटू आयोडीन की क्या आ रही है? 2.514 into 10⁻³ -3। अब बेटा देखें, अब आप इसको अगर सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आ रहा है 46.0, 46 आ रहा है। अब यूनिट अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर 2 दफा स्क्वायर ब्रैकेट्स है बेटा, जुबानी भी कर सकते हैं, 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स ऊपर 2 नीचे, कैंसिल आउट, तो नो यूनिट। तो आप इतना भी देख लें, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, और नीचे भी 2 दफा स्क्वायर ब्रैकेट है बेटा, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, तो कैंसिल आउट, नो यूनिट। तो इसको आप जुबानी कैसे बता सकते हो? आप इक्वेशन को देखो, when there are equal number of moles on both side of the equation then there is no unit, ठीक है? अगर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स नहीं होंगे देन यूनिट होगी, वो आप निकाल लोगे। अब बेटा एक क्वेश्चन और करती है। जी भाई। सर आप कह रहे थे ना कि हमने आगे सवालों में वो आप मोल्स खुद ही निकालने होंगे। जी जी। तो अगर हमारे मोल्स के डिफरेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स हों तो फिर क्या जब केसी निकाल रहे होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स का इक्वल होना मैटर करेगा? बेटा मैं आपको बताता हूँ, इसमें रूल ये होता है, आप ये पूछ रहे हो ना कि हमने कितने सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना है ना? सर आंसर भी, और मतलब कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमने वो उनको लिखना होगा, जिसमें वो जी HI वही के बता रहा मोल्स हूँ, हैं। वही बता रहा हूँ। उसका बेटा रूल ये है कि आप क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर जितने यूज हुए होंगे, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर, उसमें आपने आंसर देना, ठीक है? मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर, सपोज यहां पर देखो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर सपोज यहां पर उसने कहीं पर 3 भी लिए होते ना, 3, तो आपने फिर 3 में आंसर देना मस्त था, फिर आपने 4 में आंसर नहीं देना। मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर जितने होंगे उसमें आंसर देंगे। ये आगे बेटा, तो लेकिन ये उन चीज केसेस में जिनमें हमने खुद ही मोल्स निकालने होंगे। जी बेटा। तो लेकिन वो उन केसेस में क्या करेंगे जिन केसेस में हमें खुद ही मोल्स निकालने बेटा होंगे? वो आगे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, आगे आ रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है? थोड़ा सा भी वेट करो, मैं आपको बताता हूँ। अब एक क्वेश्चन बेटा मैं आपको कराता हूँ ना पहले। अब बेटा ये एक क्वेश्चन है, बस इसको अच्छी तरीके से समझ लें, फिर हम क्लास भी एंड करेंगे, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
इसको समझ लेंगे तो कल वाले लेसन में बड़ी आसानी होगी। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। आपने फाइंड क्या करना है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखता, सिर्फ मेन चीज लिखता हूं। फाइंड Kc, ये फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ टोटल मिक्सचर इज 2 क्यूबिक डेसीमीटर, या इसको कर लेते हैं 1। वॉल्यूम ऑफ टोटल मिक्सचर इज 1 क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है जी, ये टोटल मिक्सचर का वॉल्यूम ये है। ये चीजें मैं यहाँ बेटा लिख रहा हूँ। और हमारे पास बेटा ये रिएक्शन है, देखो CH3 COO C2H5, इसको बोलते हैं बेटा एस्टर है, ये इथाइल एथेनोएट। इसका रिएक्शन हम कर रहे हैं वाटर के साथ। ये लिक्विड है, लिक्विड हाइड्रोलिसिस हो रही है बेसिकली। आप लोगों ने मे बी ओ लेवल्स में पढ़ा हो, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर ये है, और C2H5OH ये है। बेटा आपके पास क्या चीजें गिवन है वो मैं यहाँ लिख रहा हूं, जो चीजें गिवन है। ठीक है, इस तरह का टेबल बनाना है आपको बेटा। यहां मैं लिखता हूं इनिशियल मोल्स, यहां मैं लिखता हूं चेंज या यूज्ड मोल, जो यूज हो रहे हैं। तो यहां मैं लिखता हूं इक्विलिब्रियम मोल। इसको याद रखने का तरीका बेटा हमने ये रखा हुआ है, बच्चों को हम ये याद करा देते हैं। ICE, आइस, आई से इनिशियल, सी से चेंज, ई से इक्विलिब्रियम। आइस का टेबल बनाना है। ठीक है, अब जो जो चीजें गिवन है ना बेटा, वो मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूं। जो चीजें गिवन है वो ब्लू कलर से लिख रहा हूं। ये जी, ये आपको फाइंड आउट करनी है। बस बेटा ये क्लास, ये 10 मिनट में क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। इसको मैंने थोड़ा समझाना है, ये 1 मिनट का क्वेश्चन, लेकिन समझाने में टाइम लगेगा। ठीक है, अब जरा बेटा आप लोग बड़े ध्यान से देखेंगे। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन में ये कह रहा है बेटा आपके पास एस्टर है, दिस इज एस्टर। अब जरा रिएक्शन को देखना, अभी टेबल की कोई वैल्यू मत देखिएगा, टेबल की वैल्यू नहीं देखनी भाई, क्वेश्चन की वैल्यू देखनी है, रिएक्शन की। एस्टर के कितने मोल है बेटा? 1 वाटर के कितने मोल है? 1 1 और एथेनोइक एसिड कितना बन रहा है? 1 1 मोल है सारी। और एथेनॉल भी 1 मोल बन रहा है। तो आप जी ये सर। देख रहे हैं कि इनमें 1-1-1 रेशो है। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप एस्टर के बेटा 5 मोल लेते हैं ना, तो वाटर के कितने मोल यूज होंगे ये बताएं। 1-1 रेशो का मतलब आपसे 5 पूछ रहा हूँ 5। 5 तो अगर 5 मोल एस्टर के में आप बनेगा बेटा, अगर आप एस्टर के 5 मोल लेती हैं तो एथेनोइक एसिड कितना बनेगा? 5 एथेनॉल कितना बनेगा? 5 मोल। ये 1-1 का मतलब है। 1-1 रेशो का मतलब फिर समझ लें भाई, ये मतलब है 1-1 का कि आप जितना एस्टर यूज करेंगे, जितना एस्टर आप क्या करेंगे, यूज करेंगे रिएक्शन में, उतना ही एथेनोइक एसिड बनेगा। सपोज करते हैं मैंने अगर 10 मोल एस्टर के लिए हुए, 10 मोल ऑफ एस्टर, और एस्टर के 10 मोल यूज हो रहे हैं रिएक्शन में, तो एथेनोइक एसिड कितना बनेगा? 10 मोल्स। 10 10 मोल्स। मोल बने। अब इसको थोड़ा सा मैं रिवर्स ऑर्डर में पूछता हूँ बेटा, क्योंकि फिर आपको क्वेश्चन बड़ा अच्छे समझ आ जाएगा। अब मैं इस तरह पूछ रहा हूं, अगर बेटा आपने इस रिएक्शन में एथेनोइक एसिड के 20 मोल्स बनाए हैं, 20 मोल्स आपने एथेनोइक एसिड के बनाए हैं, तो बताएं एस्टर के कितने मोल यूज होंगे? 20 मोल। 20 मोल यूज होंगे। मतलब जितना एथेनोइक एसिड बनेगा ना, उतना एस्टर यूज होगा। तो इक्वेशन आपको ये बता रही है बेटा, आप इक्वेशन पर आ जाए दोबारा। इक्वेशन आपको ये लेकिन बता सर ये रही तो है, रिवर्सल रिएक्शन, इसमें कंप्लीट यूज तो नहीं होगा। मैं तो यूज की बात कह रहा हूं, मैं ये तो नहीं कह रहा जितने मैंने टोटल ली, मैं तो कह रहा हूं जितना एथेनोइक एसिड यूज होगा, मैं तो ये कह रहा हूं।
मैं ये तो नहीं कह रहा जितना मैंने स्टार्टिंग में लिया उतना, क्या कह रहा हूँ मैं, यूज का वर्ड यूज कर रहा हूँ ना। जी बेटा, वाटर पे क्यों नहीं डिपेंड करता? वाटर पे भी करता है, हम वाटर से कर लेते हैं। जितना वाटर के मोल यूज होंगे, जितने वाटर के मोल यूज होंगे, क्या एथेनॉल उतना नहीं बनेगा? जी सर। 1:1 रेशियो है। तो मिनाल आपको ये बात समझ आई है? आपने जो क्वेश्चन किया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि मैं ये नहीं कह रहा कि जितने मैंने वाटर के टोटल मोल लिए, नहीं, ये तो भाई कंप्लीट रिएक्शन ही नहीं है ना। जितने यूज होंगे उतना एथेनॉल बनेगा। जी मिनाल बताओ, ये बात क्लियर हुई है जो आपने क्वेश्चन पूछा था? जी सर, यस। अच्छा, अब देखो ये आपको इक्वेशन ये बता रही है। जी बेटा दोबारा सर, पूछें। एथेनोइक एसिड और एथेनॉल के इनिशियल मोल 0 क्यों है? बेटा जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ तो क्या प्रोडक्ट 0 नहीं होगा शुरू में? ओके सर। इनिशियल ये वो है टाइम 0, मतलब टाइम 0 है ना, अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा मुझे फिर बेटा सिर्फ एक लाइन और मैं बताता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। क्या इक्वेशन ये नहीं बता रही बेटा आपको कि एवरी 1 मोल ऑफ एथेनोइक एसिड जो प्रोड्यूस हो रहा है रिएक्शन में, वो उस वक्त जब हर 1 मोल एथेनोइक एसिड जब प्रोड्यूस होगा तो उसके साथ उतने ही मोल एथेनॉल के भी बनेंगे। सपोज करते हैं एथेनोइक एसिड 0.3 मोल बन रहा है, तो इट मींस 0.3 मोल एथेनॉल भी बनेगा, ठीक है। अब हम बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है कि आपने केसी निकालना है बेटा, केसी, फाइंड केसी। तो केसी की इक्वेशन लिखते हैं पहले। केसी की बेटा इक्वेशन ये है, केसी का एक्सप्रेशन ये लिखेंगे इसके लिए कि इक्वेशन की राइट हैंड साइड एथेनोइक और एथेनॉल ऊपर आएगा, CH3COOH और CH3CH2OH अल्कोहल ऊपर, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो नीचे आएगी, CH3COO, CH2CH3 या C2H5 और वाटर। बेटा ये स्क्वायर ब्रैकेट्स का क्या मतलब है ये बताओ जरा। मोल्स पर डीएम क्यूब। कंसंट्रेशन concentration। मतलब भाई आपको ये वाली वैल्यूज डालनी है जो सबसे आखिर में आ रही हैं, ये वैल्यूज आपको पुट करनी है इसमें। तो ये वैल्यूज कैसे निकलेंगी जरा सुने। अब मैं जो ग्रीन कलर से लिखूंगा ना, ये बेटा हमने खुद कैलकुलेट की होंगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जो बेटा मैं ग्रीन कलर से लिखूंगा वो सारी अननोन वैल्यूज हैं, ठीक है। ये जो ब्लू कलर से हैं ये गिवन है। हम देखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने हमें इनिशियल मोल दिए हुए, एस्टर के इनिशियल मोल कितने दिए हुए बेटा बोलो? 1। वाटर के कितने दिए हुए? 1। लेकिन 1 अभी क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ तो एथेनोइक एसिड 0, एथेनॉल 0। और एक और चीज भी दी हुई है, वो क्या दी हुई है बताएं जरा। एथेनोइक एसिड जब इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम में हो। एथेनोइक एसिड के इक्विलिब्रियम पर मोल्स बता दिए कि इतना एथेनोइक एसिड बना है। तो जरा बताइएगा एथेनोइक एसिड में और एथेनॉल में मोलर रेशियो क्या है भाई? सेम 1:1। तो इधर भी 0.3 अगर एथेनोइक एसिड 0.3 मोल बन रहा है तो मुझे बताएं एथेनॉल कितना बनेगा? 0.3 0.3। बेटा जो आपने कैलकुलेट किया वो मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ, 0.3 मोल्स आपके पास एथेनॉल के बनेंगे, ये बात तो होगी। अब हमने पता है दूसरा काम क्या ढूंढना है, हमने ये ढूंढना है भाई के एस्टर के कितने मोल्स दिए हैं। आप क्या समझते हैं, क्या 1 के 1 सारे यूज होंगे? ये बताएं जरा। नो सर। सारे यूज नहीं होंगे, क्योंकि अभी आपको बताया था बेटा कि रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता, 100% रिएक्शन यूज ही नहीं होते उसमें। टोटल आपने स्टार्टिंग में लिए 1 थे, लेकिन 1 में से कितने यूज हुए ये आपने निकालना है। ये बताओ एथेनोइक एसिड कितने मोल बना है? 0.3। सर इसमें फिर उसकी रेशियो सेम क्यों है? जी बेटा रेशो अभी लेते हैं। एथेनोइक एसिड कितने मोल बना है बेटा ये बताओ। 0.3। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि एस्टर 0.3 यूज होगा? बताओ, क्योंकि 1:1 रेशियो है। क्योंकि 1:1 रेशियो है, मैंने आपसे कहा कि जितने एथेनोइक एसिड बनेगा उतना एस्टर यूज होगा। आप लोगों ने इस बात से एग्री किया था। तो एथेनोइक एसिड तो 0.3 बन रहा है, तो क्या एस्टर 0.3 यूज नहीं होगा क्या? जी सर। तो 1 में से 1 था इनिशियल बेटा, 1 आपका इनिशियल मोल था, स्टार्टिंग में आपने इतना डाला, लेकिन 1 में से यूज कितना हुआ? 0.3। मुझे किसने बताया भाई 0.3 यूज हुआ है? इस इक्विलिब्रियम मोल ने बताया। ये जो इक्विलिब्रियम मोल है बेटा इसने बताया। तो ये बताओ बेटा, ये बताओ कि अगर एस्टर 0.3 मोल यूज हो रहा है तो वाटर कितना यूज होगा? 0.3 मोल।
0.3 मोल ही यूज होगा, क्योंकि 1:1 रेशियो है, तो ये भी 0.300 यूज होगा। तो अब जरा फिर सुन लो, स्टार्टिंग मोल थे 1, यूज कितने हुए 0.3, भाई बचे कितने, अनरिएक्टेड कितने रह गए हैं 0.7 0.7 जी। तो आप इक्विलिब्रियम के नीचे थोड़ा सा इस तरह डाल के लिख दो, लेफ्ट अनरिएक्टेड, ये वो मोल्स होंगे रिएक्टेंट के जिन्होंने रिएक्शन ही नहीं किया होगा। तो 1 माइनस 0.3, 0.7 बच गए हैं, ये इक्विलिब्रियम मोल इतने बचे हुए हैं, यूज ही नहीं हुए। इसी तरह वाटर के जो मोल्स हैं वो स्टार्टिंग में थे 1, यूज कितने हुए भाई, जो रिएक्शन में यूज हो गए और उन्होंने प्रोडक्ट बना दिया, वो कितने हैं 0.3 0.3 यूज हुआ तो 0.3। 0.7 रह गया। अब जो बचे हैं वो इक्विलिब्रियम मोल हैं, तो 1 माइनस 0.300 0.7 मोल्स। बेटा ये आपने बस सारा काम तकरीबन कर लिया है, ये आगे इक्विलिब्रियम मोल्स, ये आगे जी इक्विलिब्रियम मोल्स। तो बेटा ये जो इक्विलिब्रियम मोल्स आए हैं, क्या इनको मैं केसी में पुट कर दूं? नो सर, पहले कंसंट्रेशन ढूंढेंगे। यस, इनको भी कंसंट्रेशन निकालनी है भाई, लेकिन आप ये देखें कि यही कंसंट्रेशन बनेगी, क्यों? टोटल वन वॉल्यूम DM मैंने क्यूब है। कितना रखा हुआ है, टोटल वॉल्यूम मैंने कितना रखा हुआ है 1 DM क्यूब जी, वो मैंने जान के इसलिए रखा है ताकि हमें कैलकुलेशन मजीद सिंपल हो जाए। 1, तो बेटा जब भी मोल्स 1 क्यूबिक डेसीमीटर में आए वही कंसंट्रेशन होती है। जी सर। लेकिन आपको मैंने कहा हुआ है कि आप ये क्या करो, कंसंट्रेशन जब भी निकालनी हो, बस जो मोल्स होंगे ना मोल्स, उसको आप वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया करो, वॉल्यूम इन क्यूबिक डेसीमीटर। तो मोल कितने हैं 0.7, टोटल वॉल्यूम कितना है 1, ये गिवन है भाई ऊपर क्वेश्चन में, तो 1 से डिवाइड कर दो, यही आ जाएगा 0.7 डिवाइडेड बाय 1, 0.3 डिवाइड बाय 1। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ बेटा, आपके सामने लिख रहा हूँ, क्योंकि आप अक्सर बच्चे भूल जाते हैं डिवाइड करना, और सम टाइम उसने वॉल्यूम दिया होता है 40 क्यूबिक डेसीमीटर, सम टाइम दिया होता है 2 क्यूबिक डेसीमीटर, तो आपने लाजमी डिवाइड करना होगा, देन यू विल गेट द कंसंट्रेशन। अब आप बेटा ये करो जी बेटा, सर जो चेंज मोल फॉर प्रोडक्ट्स लिखेंगे वो 0.3 ही होगा। चेंज मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, बेटा देखो सही कह रहे हो आप, वो लिखने की जरूरत नहीं है। अक्सर आपको ये भी वहां फॉर्मेट नजर आएगा कि ये माइनस 0.3, ये 1 में से माइनस हो रहा है ना, और यहाँ प्लस 0.3 प्लस 0.3, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिखा, इसको खाली छोड़ दिया। आप लिख सकते हो अगर आप चाह रहे हो, ठीक है बेटा, लिख सकते हो। और बेटा बात सुने, ठीक है बाज दफा बाज फॉर्मेट अगर आपको ये आसान लगता है ये कर लो, कि बाज लोग इस तरह भी करते हैं, जीरो, क्योंकि रिएक्टेंट यूज होता है ना बेटा, हमेशा रिएक्टेंट क्या होगा, यूज होगा, तो चेंज, उसका जो चेंज होगा वो माइनस में, मतलब आपने इसको माइनस करना है, और प्रोडक्ट में प्लस हो रहा होता है 0.3 और प्लस 0.3, तो इन दोनों को ऐड करोगे वही आ जाएगा। लेकिन आपको ये जरूरत नहीं है साइन डालने की, कंफ्यूज हो जाओगे, बस इसको सर आप इसे रिपीट कर देंगे कि ये यूज मोल जो है इक्वल क्यों होगा, जो है फाइनल मोल के फॉर द लास्ट टू एथेनोइक एसिड और एथेनॉल के लिए। बेटा इसमें मोलर रेशियो क्या है ये बताओ जरा, एथेनोइक एसिड और एथेनॉल में मोलर रेशियो क्या आ रही है? 0 0 इक्वेशन देख के नहीं भाई, इक्वेशन देखो ना, इक्वेशन देख के बताओ मोलर रेशियो क्या है इसमें। सर 1 1 है। 1:1 का क्या मतलब One- है कि जितने मोल एथेनोइक एसिड के बनेंगे एथेनॉल के भी उतने बनेंगे, क्या ये मतलब नहीं है इसका? यस सर वो तो है, लेकिन मैं कह रही हूँ इनका तो अगर फाइन एथेनोइक एसिड के मोल को क्या 0.3 बन रहे हैं, अगर एथेनोइक एसिड के 0.3 बन रहे हैं, तो एथेनॉल कितने बनेंगे? 0.3। और अगर 0.3 बन रहे हैं, इसका मतलब है कि एस्टर के 0.3 यूज होंगे, क्योंकि 1:1 रेशियो है। ओके यस सर। और अगर एस्टर के 0.3 यूज होंगे तो वाटर के भी 0.3 यूज होंगे, क्यों? क्योंकि 1:1 रेशियो है। सर वो चीज समझ आ गई है, उसके बाद जो चेंज इन मोल 0.3 जो आपने एथेनोइक एसिड पे लिखा है वो क्यों था? बेटा वो नहीं लिखा ना, मैंने रब कर दिया इसलिए, बस छोड़ दे, मैंने उसको मिटा दिया, वो नहीं है, ठीक है। वो एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था उसके लिए लिखा था, उसको छोड़ दिया। अच्छा बेटा अब आगे सर कंसंट्रेशन आपने निकाल लिया, बस अब वैल्यूज पुट करें, आंसर आ जाएगा। ये देखें Kc सर इज आंसर इक्वल टू 0.184 आ रहा है। जी बताता जी हूं मैं सर भी यही है जी बेटा, 0.184 और यूनिट क्या होगी? नो नो यूनिट तो यूनिट्स जी कैंसिल हो बेटा, जाएगा। अब देखो आपने ये एथेनॉल की कंसंट्रेशन, ये एथेनोइक एसिड की कंसंट्रेशन, इसको पुट करो, ये आ जाएगा 0.300 into 0.300 डिवाइडेड divided बाय by 0.700 into 0.700, यार इसको आप कर लो बेटा, तो 0.184, नो यूनिट्स कैंसिल हो रही है बेटा।
मैं बेटा ये आपको सेंड भी करूंगा। मुझे ये बताएं, ये आपको समझ आ गया टेबल? अभी बहुत सिंपल सा है, अभी परेशान मत हो। कल जी सर आ परसों गया। 3 क्लासेस में हमने ये टेबल ही करना है बार बार, लेकिन कल की क्लास में मैं जो इक्वेशन दूंगा जाहिर बात है वो 1 to 1 नहीं होगी, वो 1 to 2 होगी या 3 to 2 होगी। तो वो थोड़े से हम डिफरेंट मोलर रेशियोज यूज करेंगे। आज पहली क्लास में तो हमने 1 to 1 रखी है, ओके 1 to 1 सर रेशियो। जी बेटा। सर ये भी हम नोट कर सकते हैं ना कि टोटल नंबर ऑफ जो मोल्स होंगे ऑफ दिस एंटायर रिएक्शन मिक्सचर वो सेम रहेंगे।